का भी वर्ष है और सबसे अच्छी बात यह है कि बाबूजी के जन्म दिन को आप गरीब दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं कुंवर प्रमोद जी को और बाबूजी के जो अनुयायी हैं उनको सबको हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और जब गरीब दिवस की बात आई तो मुझे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वह भी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं और जब से प्रधानमंत्री बने हैं गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज मैं कार्यक्रम में आया हूं और मुझे यहां पर बहुत स्वागत भी किया गया, माला भी पहनाई गई। आप सब जानते हैं पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे 28 निर्दोष निहत्थे लोग मारे गए। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहां जो स्वागत के लिए आए उनको किसी प्रकार का यह भाव ना आवे मन में कि वह स्वागत करना चाह रहे थे और मैंने स्वागत नहीं कराया। यद्यपि अभी तो सबको इंतजार है, जिन आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों की हत्या की है पहलगाम में, जब तक उनको वहां नहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां उनको पहुंचाने का काम करना बाकी है, तब तक स्वागत और सत्कार अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष हमारे श्री दीपक मिश्रा जी, जिले के प्रभारी हमारे बहुत प्रिय साथी नागेंद्र सिंह रघुवंशी जी, हमारे जनपद इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रयागराज डॉक्टर बीके सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक श्री दीनानाथ भास्कर जी और ज्ञानपुर के विधायक जिन्होंने एक बहुत बड़ा किला ढहा करके यहाँ पर गुंडा राज का खात्मा किया। और आज के कार्यक्रम में भी वो लगातार लगे रहे। मुझे लगातार वह जहां जाते थे मुझे फोटो भी आ जाता था। ऐसे हमारे प्रिय साथी विपुल दुबे जी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र मौर्य जी, भाजपा नेत्री श्याम कुमारी मौर्य जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्षगण कन्हैयालाल मिश्र जी, संतोष पांडे जी, बंसीलाल मौर्य जी, ओम प्रकाश तिवारी टंकी गुरु जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा जी, नागेंद्र सिंह जी, प्रियंका जायसवाल जी, डॉक्टर पूनम मौर्य जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, और आज यहाँ पर कई सौगात भी प्रदान करने का काम हुआ है और अभी आगे कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, यह धरती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी झूरी सिंह जी की भी धरती स्थली है, मैं उनको भी नमन करता हूं। और आप सबको मैं आज यहां पर यह कहना चाहता हूं, देश में डबल इंजन की सरकार, देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से देश का, प्रदेश का विकास कर रही है।
गरीबों के जीवन में जो संकट था उसे एक एक करके दूर करने का काम किया जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में जब बाबूजी पारसनाथ मौर्य जी के शताब्दी वर्ष और गरीब दिवस का कार्यक्रम है, मैं यहां से यही कहना चाहूंगा कि गरीबों के लिए जो बाबूजी कर रहे थे, आज वही काम डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मंच पर आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी हमारे सांसद, जिनके मैं चुनाव प्रचार के समय आया था उसके बाद नहीं आ पाया, आप सबका आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए डॉक्टर विनोद बिंद जी को कमल का फूल खिला करके दिल्ली भेजने का काम किया है और मेरा भी सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसका भी मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। यहां मंच पर प्रियंका बिंद जी हमारी ब्लॉक प्रमुख, उनका नाम छूट गया था, और यहां जितने भी लोग, मैं सब लोगों से यहां यही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। भदोही वाले तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ आपका संसदीय क्षेत्र है। जिन माननीय मोदी जी की चर्चा आज पूरे दुनिया में होती है, दुनिया का कोई भी नेता अगर किसी भी विषय पर परामर्श करना होता है तो किससे करता है? तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से करता है। आज आप सब जानते हैं, अभी आतंकवादी हमला हुआ, कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को जिस भाषा में समझना चाहिए उस भाषा में समझाने का निर्णय हो चुका है, और जिस निर्णय का देश को इंतजार है उसमें बहुत देरी नहीं होगी। उस पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको भी विश्वास होगा, मुझे भी विश्वास है, अगर उरी और पुलवामा के आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया गया है, तो आप विश्वास रखना, पहलगाम का जो आतंकवादी हमला है उसका इतना करारा जवाब दिया जाएगा कि इन कायर आतंकवादियों ने किसी निहत्थे को आकर के आप गोली मार दो और बहादुर कहलाते हो। संसार के सबसे बड़े कायर हैं। अगर आपके पास दम थी तो हमारी सेना से लड़ते, हमारे सुरक्षा बल के जवानों से लड़ते। तुमने निर्दोषों को क्यों इसलिए मार दिया कि वो हिंदू थे? उनको इसलिए मार दिया कि वह जम्मू कश्मीर जहां से 370 हट गई, और हटने के बाद आज वहां लाखों की संख्या में नहीं, प्रतिदिन अभी पिछले साल का आंकड़ा आया कि 2 करोड़ से अधिक लोग जम्मू कश्मीर पर्यटक के रूप में गए। और पर्यटक अगर किसी जगह जाता है तो रोजगार कहां के लोगों को मिलता है? वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलता है। आपने केवल भारत पर हमला नहीं किया, भारत के पर्यटकों पर हमला नहीं किया, आपने उस कश्मीर के लोगों को, जिनके रोजगार का रास्ता पर्यटन के आधार पर खुल रहा था, आपने उस पर हमला, आतंकवादियों आपने उस पर हमला किया है। और उनको पालने वाले जो भी देश के दुश्मन है, आप सब जानते हैं
भारत में जो आतंकवाद है, अगर नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है तो आप विश्वास रखना, अब अंतिम सांस लेने का समय इस देश के अंदर इस इस्लामिक आतंकवाद का भी आ गया। आज देश में इस बात से खुशी जाहिर करता हूं कि देश के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार का समर्थन किया है कि आतंकवादियों को जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाइए, और यही जरूरत होती जब देश के ऊपर कोई संकट आवे तो हमारे राजनीतिक दृष्टि से विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक देश के नागरिक हैं। हमारे दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर देश पर कोई चुनौती आएगी तो सारे दलीय मतभेद भूल करके एकजुट होते हैं, और यह एकजुटता दिखाने का जिन लोगों ने काम किया है मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज जब मैं भदोही आया हूं और ज्ञानपुर में आप सब मुझे बुलाने का काम किए, मैं इसके लिए भाई विपुल जी का भी, हम अपने प्रमोद जी का भी, जिलाध्यक्ष जी का भी और पार्टी के सभी नेताओं, यहाँ मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी बैठे, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे मन में रहता है कि मैं प्रयाग कई बार आ पाता हूं, भदोही बहुत बार बार नहीं आ पाता। इच्छा रहती है कि मैं भदोही भी बार बार आऊं। अगर मैं हंडिया आऊं तो मैं गोपीगंज भी आ जाऊं। अगर मैं बनारस आऊं और प्रयाग जाना है तो आकाश मार्ग से नहीं, सड़क मार्ग से जाऊं। अभी मुझे विपुल जी एक वीडियो दिखा रहे थे, अभी विपुल जी एक मुझे वीडियो दिखा रहे थे कि मैं पिछले बार जब आया था तो गंगा जी पर सेतु निर्माण का एक वादा किया था, वो अभी अधूरा है, वो पूरा होगा ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती है। हमारी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश में प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उत्तर प्रदेश में उस समय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गरीब कच्चे घर में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। अब मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश वालों को आवास नहीं देने दे रहे थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 2017 में आपने कमल खिला दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया, तो भदोही सहित पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 56 लाख गरीबों को आवास देने का काम कर चुके हैं। और आप सबको यह भी बताना चाह रहा हूं, अभी मेरे सारे अधिकारी यहां पर हैं, अभी 30 अप्रैल तक सर्वे चल रहा है। अभी प्रधान जिनको आवास नहीं मिला उनको भी आवास देने के लिए मोदी जी ने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया है। 3 करोड़ और गरीबों को घर दिया जाने वाला है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहा, मुझसे भी कहा, केशव जी मेरे पूरे देश में कोई झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, कच्चे घर में नहीं रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कच्चे घर में नहीं रहेगा, झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। जितने शांत से बैठ जाओ, शांत से बैठ जाओ, बीच बीच में नारे नहीं। जितने गरीब लोग हैं जिनके पास आवास नहीं, उनको आवास देने का काम किया जाएगा। मैं आप सब लोगों से और भी तमाम सुविधाएं जिनकी चर्चा मैं करूंगा तो जैसे लगेगा कि मैं सूर्य भगवान को दीपक दिखा रहा हूं। अनेक योजनाएं जिनका लाभ आपको रोज मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हो, चाहे वो आयुष्मान भारत से इलाज की सुविधा हो, चाहे उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन हो, चाहे सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन हो, चाहे हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो, सब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यह इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है और उसने कहा है कि मेरे गरीबों की जो जरूरतें हैं
जब तक वह एक एक जरूरत पूरी नहीं हो जाएगी तब तक भारत सरकार का खजाना हो चाहे उत्तर प्रदेश का सरकार का खजाना हो, वो गरीबों की भलाई के लिए खुला रहेगा। यह खुला ऐलान है। मैं आज आप सब लोगों से यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, मौसम विपरीत था, मुझे सुबह शंका थी, लखनऊ में तो कुछ ऐसी धूल भरी आंधी सुबह शुरू हो गई, मुझे लगा कि अगर लखनऊ में है तो भदोही में भी होगी। आज मैं कार्यक्रम में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिलना था, इसलिए मैं आप सबके बीच में आ पाया। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे थे, मेरे कार्यकर्ता साथी भी, प्रमोद जी ने जिनको बुलाया था वह सारे परिवार के सदस्य भी, बहुत सारे लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं। मैंने कहा जिनके साथ मैं फोटो खिंचा पा रहा हूं अच्छी बात है, जिनके साथ नहीं खिंचा पाऊंगा वो प्रमोद जी के साथ, चाहे विपुल जी के साथ, चाहे सांसद विनोद जी के साथ, चाहे अध्यक्ष दीपक जी के साथ आप लखनऊ आइए, वहां पर भी आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में देश में सरकार बनाई, आज हम 2025 में खड़े। 2014 और 2025 के बीच में 5 चुनाव हुए। कितने चुनाव? 5 चुनाव हुए हैं। 5 चुनाव में 2014 उत्तर प्रदेश में 73 सांसद जीते थे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के, और 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 325 विधायक भाजपा गठबंधन के उत्तर प्रदेश के अंदर जीते थे। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, और उस गठबंधन के चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश में 64 लोकसभा के सांसद जीत करके गए थे। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का अहंकार आकाश पर को छू रहा था, और आपने फिर हमको दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें हमें मिलनी थी उतनी सीटें नहीं मिली, उसका हमें निश्चित तौर से मलाल है, लेकिन क्या कमी रह गई थी उसकी परीक्षा कर ली गई है, समीक्षा कर ली गई है, और 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मैं आप सबका आह्वान करके जा रहा हूं, 2027 में 2017 दोहराना है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की 300 से अधिक विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाना है। बताओ तैयार हो? दोनों हाथ में बताओ तैयार हो सब लोग? आप सबको इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सबको इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस समय, यार शांत रहो जरा, शांत रहो जरा, बैठ जाओ आप लोग। 2027 की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं और घूम घूम करके कहते हैं हम पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए का मतलब जानते हो? अच्छा आप बताओ, यहां पर 2012 में जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो जिसे ये पीडीए कहते हैं, अगर पिछड़ों ने, दलितों ने समाजवादी पार्टी को उस समय वोट नहीं दिया होता तो क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते? क्या दोनों हाथ उठा बताओ, बनते क्या? और जब वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ों और दलितों का ध्यान रखा क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, रखा क्या? सत्ता में जब थे तब तुम्हें पिछड़ों दलितों का ध्यान नहीं आया, जब सत्ता से बेदखल हो गए तो पिछड़ों दलितों की बात करके धोखा देना चाहते हो। तुम्हारा पीडीए फर्जी है अखिलेश यादव जी, तुम्हारा पीडीए तुम्हारे परिवार के डेवलपमेंट की एजेंसी मात्र है। तुम्हारा पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण करने वाला है। तुम्हारा पीडीए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला है। तुम्हारा पीडीए गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाला, व्यापारियों से फिरौती लेने वाला है, उद्योग धंधों को चौपट करने वाला है।
तुम्हारी जब सरकार थी बिजली आती नहीं थी, अब जब से हमारी सरकार है बिजली जाती नहीं है। यह फर्क है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं सीधा ठोक करके कह सकता हूं कि 75 जिले हैं। सपा के सरकार में 5 जिले वीआईपी होते थे और भाजपा की सरकार में सभी 75 जिले वीआईपी हैं। गांव को 16 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 18 घंटे, जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली देने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ दोनों हाथ उठा करके। क्या सपा के सरकार के समय बिजली आती थी क्या? अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना पैसा दिए लगता था क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, लगता था क्या? नहीं लगता था। या लुटेरे लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये गुंडे और माफियाओं का संरक्षण करने वाले लोग हैं। अगर मैं केवल भदोही की बात करूं तो यहाँ की गुंडागर्दी पूरे प्रदेश से नहीं छिपी थी, तो क्या भदोही वालों से छिपी थी क्या? अब गुंडागर्दी की कोई वापसी चाहेगा क्या? मैं इसीलिए कहता हूं श्री अखिलेश यादव जी, आप सपने देखो सत्ताधीश बनने के, लेकिन 2047 तक सत्ता में आने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि माननीय मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य दिया है। और विकसित भारत बनाने का मतलब विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का भी लक्ष्य दिया है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का मतलब विकसित भदोही बनाने का भी लक्ष्य दिया है। इसलिए आप सब लोगों को आज यहां पर मैं यही कह करके जाऊंगा, कोई भी समस्या होगी, हम ये नहीं कह रहे कि हमने एक एक समस्या हल कर दिया, लेकिन आप बताइए 2014 से पहले या 17 से पहले जो भदोही था उसमें कोई अंतर आया कि नहीं आया? बताओ, सड़कें ठीक हुई कि नहीं हुई? बताओ, ठीक हुई कि नहीं हुई? अभी हमारे दीनानाथ भास्कर जी कह रहे थे हमको 10 पुल दिए। अरे हम उसमें आने वाले समय में पूरे भदोही जिले में पता नहीं कहो एक जीरो लग जाए, छोटे बड़े पुल मिला करके 100 पुल भी हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य मत करना। हमारी सरकार भ्रष्टाचार नहीं करती, भ्रष्टाचारियों को सजा देती है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिन्होंने मेरे गरीबों को, किसानों को, मेरे देश को लूट कर खा लिया है, जांच कराऊंगा। जो भ्रष्टाचारी है उससे पाई पाई वसूल करके गरीबों की भलाई में, देश की भलाई में उसे लगाने का काम करूंगा। इसे आज सब बौखलाए रहते हैं। ये जो विपक्षी लोग हैं, अगर चुनाव जीत जाए तो कहेंगे भाजपा की हवा बड़ी खराब है, और चुनाव हार जाए तो कहेंगे ईवीएम खराब है। भ्रष्टाचार करे और उनकी जांच ना हो तो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, और भ्रष्टाचार करे और उसकी जांच हो जाए और जो गरीबों से लूटा है वो बरामद हो जाए तो मोदी जी उनके लिए बहुत बुरे हो जाते हैं। बताइए, भ्रष्टाचारियों से वसूली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोनों हाथ उठा बताओ, समर्थन जाना चाहिए मोदी जी तक। वो कह रहे हैं ईडी में, अखिलेश यादव जी एक दिन अपना बयान दे रहे थे, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ईडी को बंद कर देना चाहिए। क्यों अखिलेश यादव जी, कुछ आपने भी बहुत लूट करके रखा है क्या? अगर किसी ने लूट करके रखा है तो ईडी उनके पास जाएगी। आप बताओ, आप में से किसी के पास ईडी आई है क्या? सीबीआई आई है क्या? जो गलत नहीं करेगा उसके पास क्यों जाएगी? जो गलत करेगा वो डरेगा, और उसे डरना चाहिए, क्योंकि एक गरीब माँ बाप का बेटा देश को ईमानदारी के रास्ते पर ले जाना चाहता है। एक पीढ़ी के लिए नहीं, अनेक पीढ़ी के लिए ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जैसा आज अमेरिका की चर्चा होती है। अमेरिका बहुत अमीर देश है, आप चिंता मत करो, आप कमल का फूल खिला करके रखो, अमेरिका से भी ज्यादा अमीर देश भारत हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अभी हम लोग 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती का सम्मान समारोह का कार्यक्रम कर रहे थे। ये कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले आजकल बाबा साहब की फोटो लगवाते हैं, बाबा साहब के नाम पर वोट मांगते
याद दिला रहा हूं केवल, ये कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य भी नहीं बनने देना चाहती थी। ऐसे परम विद्वान जिन्होंने गरीबों को जीने का रास्ता दिखा दिया, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम संविधान समर्पित करने का काम किया, उन्हें संविधान सभा में कौन नहीं आने देना चाह रहा था? उस समय कांग्रेस पार्टी। संविधान सभा के बाबा साहब अध्यक्ष बने, कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने, उनकी जायज बातें नहीं सुनी जा रही थी। उनको नेहरू जी की सरकार से इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया। आज उन्हीं के खानदानी राहुल गांधी जी बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर के घूमते हैं, कहते संविधान खतरे में पड़ गया है। मेरे भाई बहनों, संविधान खतरे में नहीं पड़ा है, गांधी परिवार की और अखिलेश परिवार की राजनीति खतरे में पड़ी है। इसलिए संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें। मोदी जी ने कहा इस देश से कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 5 साल में बाबा साहब ने संविधान में यही लिखा है, 5 साल में एक बार चुनाव हो, फिर 5 साल काम हो। जनता मालिक है देश की, फिर 5 साल में अगर काम पसंद आता है तो उसे दोबारा चुनेगी, काम नहीं पसंद आता है तो किसी और को चुनेगी। लेकिन 1967 तक तो विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे, लेकिन 1967 के बाद कभी लोकसभा का चुनाव अलग हो रहा है, विधानसभा का चुनाव अलग हो रहा है। अभी तो 2024 का चुनाव है, एक सर्वे आया है, उस सर्वे में 1,35,000 करोड़ रुपया लोकसभा के चुनाव पर खर्च हुए। लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्य के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, अभी बिहार का होने वाला है, फिर बाकी कई पश्चिम बंगाल का होने वाला है। अब बिहार बंगाल का नाम लिया तो यह भी कह रहा हूं, इस बार बिहार में तो हमारी सरकार गठबंधन की है, फिर से बनने जा रही है, लेकिन इस बार तो पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलने जा रहा है। तो एक देश एक चुनाव, 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए कि 5 साल में बार बार चुनाव होना चाहिए? एक बार होना चाहिए तो हाथ उठा के बताओ, एक बार होना चाहिए। अब ये कानून बनने जा रहा है। अब कांग्रेस को, सपा को बहुत परेशानी, और कई दल, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, देश के दूसरे राज्यों के दल, उनको परेशानी हो रही। अगर मोदी जी 1,35,000 करोड़ रुपया बचा करके हर गांव में स्कूल बनाना चाहते हैं, हर गांव में अस्पताल बनाना चाहते हैं, हर गांव में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो इनको क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि गरीब आदमी अमीर बन जाएगा, इससे परेशानी हो रही। इनको परेशानी होती है। अभी आपने देखा देश की संसद ने वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया, उसके खिलाफ सर्वोच्च अदालत में गए। मैं अदालत पर कुछ मुझे नहीं बोलना, अदालत में 5 मई को सुनवाई होगी, जो सुनवाई होगी उसका इंतजार है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पास होने से इस देश के 100 में से 90 मुसलमानों को फायदा ही फायदा है। वह संशोधन आने से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की दुकान बंद होने वाली है। अगर हम लोग मुसलमानों को सच्चाई समझा सके तो याद रखना, जैसे हिंदू बूथों पर भाजपा का कमल खिलता है, वैसे मुस्लिम बूथों पर भी भाजपा का कमल खिलेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। आजकल हम वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब में खलबली मची है। भाजपा वाले मुसलमानों के बीच में क्यों जा रहे हैं? अरे हमारे मोदी जी ने क्या कहा है? सबका साथ, जोर से बोलो, सबका साथ सबका विकास। अगर हम सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, कर रहे हैं, और अगर हमने अच्छा काम किया है तो हमें उनके बीच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमें जाना चाहिए। मैं आप सब लोगों को यही कहने के लिए आया हूं। आज देश एक बड़े संघर्ष, वैचारिक संघर्ष के दौर से गुजर रहा, और इस वैचारिक संघर्ष के दौर में कई बार इस देश के कई कांग्रेस सहित कई उनके पिछलग्गू जो दल हैं, वह कोशिश करते हैं, मोदी विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगते हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, तुम्हारी विचारधारा में दम है तो विचारधारा के आधार पर लड़ लो। तुम 60 साल तक देश में शासन किए,
और अपने शासन के उपलब्धियों के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में हमने 10 साल लगातार शासन किया। 10 साल और कांग्रेस का 60 साल, उनका 60 साल 10 साल के सामने जीरो है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिनका लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना, जिनका लक्ष्य विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों में प्रथम पंक्ति में ला करके खड़ा करना है। आज दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जो भारत को देख करके आश्चर्य करते हैं कि भारत ने 5 करोड़ गरीबों का घर बना दिया, 3 करोड़ और बनाने जा रहे हैं। करोड़ों घरों 60 करोड़ लगभग लोगों को इलाज की सुविधा दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं, गांव की सड़कें बन रही हैं, नदियों पे पुल बन रहे हैं, 24 घंटे बिजली देने जा रहे हैं। यह सब जो बड़ा बदल हो रहा है, इस बड़े बदल से दुनिया घौचक्की है, लेकिन जब ईमानदारी से कोई देश का शासन करता है तो असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है। लेकिन जिसकी नीयत खराब हो, जिसकी नीयत में खोट हो, वह अच्छा काम नहीं कर सकता है। मैं आप सब लोगों को बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, आप बहुत देर से यहाँ पर बैठे। आज मुझे बताया गया, आज यहाँ पर लगभग 944 लाख के परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। 114 काम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे जनप्रतिनिधिगण, मैं वैसे भी जो भी समस्या आप बताते हैं, जो मैं कर सकता हूं वह तो करता ही हूं, लेकिन जो मैं नहीं भी कर सकता हूं वह भी करने के लिए मैं आपको वादा करता हूं। आप जनता की समस्या लेकर के आइए, मैं उनके समाधान के लिए हर समय आपके साथ खड़ा हूं। एक और सुझाव आया है, पिछले दिनों हमें एक कुंवर प्रमोद चंद जी मिले थे, उन्होंने कहा था, विपुल जी ने भी कहा था मुझसे इस बात को, तो खैर दीघ ब्लॉक का नाम बदल करके सीतामढ़ी रख दिया जाए। क्या सहमत हो क्या आप लोग? दोनों सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, सब लोग हाथ उठा के बताओ। ठीक है, मैं यहाँ जिलाधिकारी को कहूंगा कि तत्काल बिना देरी किए प्रस्ताव बना करके भेजने का काम करें और यह कार्य कराने का काम हम लोग प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। अच्छा सुझाव। और यह चूंकि बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा नाम है, दीघ भी एक ग्राम सभा है, लेकिन जो सीतामढ़ी है वहां उस स्थान के प्रति पूरे देश की श्रद्धा जुड़ी रहती है, इससे उस नाम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से, आज मुझे बाबू पारसनाथ मौर्य जी के, जननायक बाबू पारसनाथ मौर्य जी के 2 मूर्तियों के लोकार्पित करने का सौभाग्य मिला, उनके चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान उनके संपर्क में कभी नहीं था, लेकिन आज उनके बारे में जो पूरा विवरण मुझे मिला है उसको पढ़ करके श्रद्धा से मेरा शीश स्वाभाविक तौर से उनके चरणों में झुक जाता है। ऐसे महापुरुषों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मूर्तियों तो लोकार्पित हो गई है, हम और भी नाम को बड़ा करने के लिए और भी आगे कुछ करके दिखाने के लिए भी प्रयास करेंगे, यह भी आप सबको आश्वासन देना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता, मैं लगातार ये कहता हूं, ये 2024 में यद्यपि भदोही लोकसभा में आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया, डॉक्टर विनोद बिंद जी को सांसद बनाया, लेकिन 2027 अभी कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है, बसपा का कहीं अता पता नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत खुदा कर रही है। लेकिन मैंने एक बात कही है, कई बार वह बहुत जगह मेरे बारे में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई लोगों के बारे में करते हैं, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी या उनके परिवार के लोगों पर कभी आप शब्दों का प्रयोग किया क्या? मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं। श्री अखिलेश यादव जी को विरासत में गद्दी मिली, मुझे विरासत से नहीं, मुझे आज अगर उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे यह जिम्मेदारी मिली। मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, आप पूरी मेहनत करिए 2027 में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाना, और यह काम आप कर सकते हो। एक बात और मैं आज यहां पर कह करके जा रहा हूं, हर विधानसभा में पिछड़ों और दलितों का जो वोट है
वह लगभग 2 लाख है, और उसके अलावा जो लगभग 2 लाख वोट है उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट वो भारतीय जनता पार्टी का गारंटी के साथ मिलता। कई बार क्या होता है, ये हमको बांटने की कोशिश करते हैं। आप जरा कभी सर्च करिएगा, अपने मोबाइल फोन पे आजकल गूगल उपलब्ध रहता है, यूट्यूब उपलब्ध रहता है। एक परिवार से कितने सांसद विधायक हैं? क्या एक ही परिवार का सब कुछ बनना चाहिए, एक ही जाति का बनना चाहिए? अब मैं गिनाऊंगा तो उनको लगेगा कि हम सब जानते हैं। आप श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी, उनके चाचा, उनके भाई, उनके भतीजे, मतलब अनगिनत संख्या में एक परिवार, और वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी 2017 में चली गई है, लेकिन नशा अभी भी नहीं उतरा, अभी भी चढ़ा, और वो 27 का देख रहे हैं। और कई समर्थकों से तो वो होर्डिंग भी लगवा देते हैं, 27 का सत्ताधीश। मैंने ज्योतिषी से पूछा था, बहुत अच्छे जानकार हैं, कहा केशव जी आप निश्चिंत रहिए, 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। तो आज सब लोगों से मैं यही यहां पर कहना चाहता हूं कि 2027 में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने से, गुंडागर्दी से उत्तर प्रदेश को सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। राजनीति का अपराधीकरण समाजवादी पार्टी ने किया, परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस ने शुरू किया, वो समाजवादी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा हो, बाकी दलों में आप चारों तरफ यह सब देख रहे हैं। 2027 का चुनाव एक जिम्मेदारी है। उत्साह बहुत कई बार आ जाता है, लेकिन हमें उत्साह में, जोश में होश नहीं खोना। मेरा बूथ सबसे मजबूत, और मैं एक ही नारा लगाया करता हूं, 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। हमने कोई भेदभाव, हमारी पार्टी ने कोई भेदभाव, हमारी सरकार ने कोई भेदभाव किया है क्या? जब कोई हमने भेदभाव नहीं किया तो कमल का बटन दबाने में भी कोई भेदभाव लोग नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए आप सब इतनी बड़ी संख्या में, जब मौसम विपरीत हो, गर्मी इतनी चरम सीमा पर हो, आए, मेरी बातों को सुने। मैं बीच बीच में फिर से आने का आप सबको भरोसा दिलाते हुए मैं प्रमोद जी, जिलाध्यक्ष जी, विपुल जी, सांसद जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, सबसे यही कहूंगा, आप कार्यकर्ता के नाते संघर्ष करते हो, आपका भविष्य उज्जवल है, आपके वो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जहां जरूरत होगी केशव प्रसाद सदा आपके साथ खड़ा है। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम।